सबसे पहले समझना होगा कि जयराम महतो बहुत ही एक साधारण सा कॉलेज जाने वाला, अपना जीवन निर्वाह करने वाला व्यक्ति था, छात्र था। उसको उस समय वैसे राजनीति से कोई विशेष लगाव नहीं था, भले ही वो कभी कभार किसी का एजेंट बन गया हो, बूथ एजेंट और तमाम चीज़ें, लेकिन जयराम महतो एक छात्र था। तो उसके बाद जयराम महतो जैसे अगर लोगों का नेता के रूप में या राजनीतिक जीवन में पदार्पण हो रहा है, तो इसके लिए पूरे तरीके से मौजूदा राज्य की जो व्यवस्था है वो जिम्मेवार है। जयराम महतो ने अपने राजनीतिक पारी को शुरुआत करने से पहले किन मुद्दों को उठाया था? जब वो भाषाई संघर्ष और खतियानी संघर्ष मोर्चा चला रहे थे, उन्होंने कहा था कि जो खतियान है 1932 का, उसको तुरंत लागू करना चाहिए राज्य सरकार को स्थानीय नौकरियों में। भाई हम भी इससे सहमत हैं। उनका कहना था कि इसको भूल भुलैया में ना फंसाएं। 1932 का खतियान आप एक सरकारी संकल्प से जारी कर सकते हैं। जिस समय विधानसभा में 1932 का विधेयक पेश हुआ था कि इसी के आधार पर नौकरियां मिलेंगी, तो हमारे तमाम विधायकों ने, विधायक दल के नेता ने एक सुर में कहा था कि भाई हम इसके साथ हैं, हम 1932 के खतियान के समर्थक हैं, लेकिन इसके लाए जाने के तरीके का विरोध करते हैं। क्योंकि जो चीज़ एक सरकारी संकल्प से जारी हो सकती थी, सरकारी संकल्प आपके अगर दर्शकों को हम नॉर्मल भाषा में समझाएं तो सिर्फ एक मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कार्मिक उस पर आदेश निकाल सकता था, विधानसभा भेजने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस मुद्दे को लेकर भी वो आंदोलनरत थे। वो राजनीतिक पारी से पहले की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद इस प्रदेश की सरकार ने कहा था कि 100% सरकारी नौकरियों में 3rd और 4th ग्रेड में यहाँ के स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगी। वही सरकार ने क्या किया, 60-40 की नियोजन नीति लागू कर दी। उस समय बहुत जोर से पूरे प्रदेश में चला था 60-40 नहीं चलता हो। हम लोगों ने भी विधानसभा में कहा था कि साहब सरकार कभी कहती थी कि 100% आरक्षण यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को, यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उनको दिया जाएगा, और आप 60-40 की नीति कर रहे हैं। यानी आपने अपने नौकरियों के दरवाजे जो हैं वो 40% नौकरियों के दरवाजे पूरे देश के लोगों के लिए कर दिया। यानी यहाँ स्वीपर बनना भी हो, चपरासी भी बनने की नौकरी करेगा तो देश का कोई भी आदमी आके कर सकता है। भाई कई राज्यों में अपनी स्थानीय नीति है, सब लोगों ने सुनिश्चित किया कि अपने राज्य के लोग नौकरी करें। अब जयनाथ महतो का उदय जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इस राज्य सरकार के किए गए वादों का फेलियर के कारण हुआ है। वरना माफ कीजिएगा, जयराम महतो जैसे लोग जो हैं वो पढ़ाई छोड़कर कभी इस तरीके के आंदोलन में ना कूदते, ना राजनीति में आते। चलिए अब वो राजनीति में आ गए। मुझे लगता है अभी भी, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि राजनीति में उनको आने से पहले इंतजार करना चाहिए था। जिस आंदोलन को लेकर वो चले थे उसे अंजाम तक पहुंचाने का इंतजार करना चाहिए था। और देश का कानून सर्वोच्च होता है, सर्वोपरि होता है। जब कानून के तहत कोई कार्रवाई हो रही है तो उसके बाद उनको कानून का सामना करना चाहिए। हाँ, ये 2-3 प्रश्न इसमें ज़रूर है कि पुलिस अरेस्टिंग के लिए उनके पास आई थी, तो पुलिस को आजकल सर्वोच्च न्यायालय के मापदंड के अनुसार 3 नोटिस देने पड़ते हैं 41A के अंतर्गत किसी की गिरफ्तारी के पहले। और अगर उस नोटिस को सर्व नहीं कर पा रही है पुलिस, तो उसे स्थानीय अखबारों में विज्ञापन निकालना पड़ता है कि आपने अपना हमारे नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो अब हम कार्रवाई करने के लिए मजबूर हैं। तो क्या पुलिस ने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया? और अभिषेक, फाइनल पार्ट में उनके जो भागने की बात हो रही है कि वो मंच से चले गए और तमाम चीज़ें हैं, हमें भी लगता है कि कानून का सामना करना चाहिए था। लेकिन उनके समर्थकों ने उनके जाने के बाद वीडियो अपलोड करके कहा कि पुलिस बिना किसी नोटिस दिए उनकी गिरफ्तारी के लिए आई थी, तो उनकी मंशा पर शक था। उन्हें यह भी लग रहा था कि उनकी हत्या हो सकती है जयराम महतो की, इसलिए वो चले गए। हमारा भी मानना है कि ये बिल्कुल गलत है। जब कोर्ट कचहरी का उनके पास न्यायालय में विश्वास होना चाहिए। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि 41A का नोटिस दिया क्या, और उसके बिना गिरफ्तारी कैसा संभव है? क्या अखबारों में विज्ञापन निकला? और अंतिम में फिर से मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि जयराम महतो प्रतीक है इस राज्य सरकार की विफलता का, कि कैसे 1932 का खतियान स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने की बात करके सरकार जो सत्ता में आई थी उसने 60-40 की नीति लगा दी, जो 100% आरक्षण देने की बात करती थी। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बातों को दोहरा रहे हैं प्रतुल जी। ये समझ में आ गया, नोटिस भी समझ में आ गई, बात विज्ञापन की भी बात समझ में आ गई। गैर जमानती वारंट पर नोटिस इशू नहीं किया जाता। गैर जमानती वारंट किस स्टेज में इशू होता है? जब आप नोटिस का जवाब नहीं देते, जब आप वो अदालत में प्रतुल जी, आपको लगता है कि अदालत बिना प्रोसीजर फॉलो किए हुए गैर जमानती वारंट इशू कर चुका होगा? अगर गैर जमानती वारंट पुलिस के हाथ में है तो इसका मतलब है कि प्रोसीजर को पहले फॉलो किया गया है। नहीं, नोटिस सर्व किया गया। जिस नोटिस की आप बात कर रहे हैं, नोटिस उनको मिला, तामिला हुआ। नोटिस मिलता अभिषेक तो वो भाषा अपने भाषण में आप ही ने कहा ना। इसका मतलब आप बता रहे हैं कि तब तो राज्य पुलिस
ने कोर्ट को गुमराह किया है। नहीं, आप ये अलग जांच का मुद्दा हो जाएगा। नहीं, एक और पॉइंट आप देखें कि राज्य पुलिस जब उन्हें कस्टडी में लेती है तो फिर कस्टडी में लेने के बाद उनको भाषण देने की अनुमति कैसे देती है? यही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कस्टडी में एक बार गिरफ्तार हो गया तो उसके संवैधानिक अधिकार तो तत्कालीन सस्पेंड हो जाते हैं, फिर उसको अदालत में पेश किया जाता है। तो गिरफ्तार वो भी गैर जमानती वारंट पर, तो 1 मिनट के लिए मान लें कि सारा प्रोसीजर फॉलो करके हुआ, तो फिर पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद उनको भाषण देने की, लोगों को सवाल तो यही है, जयराम महतो अनुमति दी? जयराम महतो के साथ फिक्स मैच चल रहा है? प्रतुल जी, जयराम महतो के साथ सवाल यही है। मैं आपको यह बता सकता हूं कि अगर गैर जमानती वारंट इश्यू हुआ है उनके खिलाफ तो तमाम प्रोसीजर को फॉलो किया गया है या फॉलो दिखाया गया है। अगर आप कहते हैं कि या जयराम कहते हैं, उनके संरक्षक समर्थक कहते हैं कि नहीं किया गया है, मैं आपके चैनल में आपने जो रिपोर्ट दिखाई है उसके आधार पर कह रहा हूं कि उनको इस केस की जानकारी नहीं थी, जैसा उन्होंने बताया। ये मैंने भी लेकिन अभिषेक, सबसे बड़ा प्रश्न है कि कैसे कस्टडी में लेने के बाद पुलिस ने उनको भाषण देने की इजाजत दी? क्या ये फिक्स मैच चल रहा है? क्या सरकार के साथ नैरेटिव हो रहा है? सरकार के साथ फिक्स मैच चल रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, पर कैसे इजाजत दी? किसके साथ? पुलिस कैसे ये परमिशन दे सकती? ये तो पुलिस बताएगी, सरकार के प्रतिनिधि बताएंगे कि जब एक व्यक्ति को कस्टडी में ले लिया जाता है तो उसकी कुछ बोलना भी चाह रहे थे, सीधे सवाल पूछ लेता हूं ऋषिकेश।